नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिकों के नामकरण का ये क्लास एक जबरदस्त क्लास होगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक का ये कैपेसिटी है कि यहाँ हर तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप नामकरण अच्छे से लिखने का समझ जाएंगे। ध्यान दिया जाए, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी जटिल यौगिक या साधारण यौगिक में धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में। जैसे ये एक छोटा सा यौगिक है NaCl, तो आप सभी बोला करते हैं सोडियम क्लोराइड, मतलब धनायन सोडियम का नाम पहले बोलते हैं और ऋणायन क्लोराइड का नाम बाद में। ठीक इसी के तर्ज पर K4FeCN का होल 6 है, तो इसमें धनात्मक भाग पोटेशियम है और ऋणात्मक भाग में समन्वय परिसर है, तो इसका नाम पहले और इसका नाम बाद में। अगर CONH3 का होल 6 Cl3 है और आपको इसका नाम लिखना है, तो ये धनात्मक भाग होगा और ये ऋणात्मक भाग होगा। इस तरह से रूल नंबर 1 आप समझ गए। समन्वय परिसर का नामकरण, आप सभी स्टूडेंट इतना तो जरूर जानते हैं कि समन्वय परिसर में सिर्फ 2 ही चीज होता है, एक केंद्रीय धात्विक परमाणु और एक संलग्नी। तो इस दोनों में सबसे पहले संलग्नी का नाम लिखा जाता है, यानी हेक्सासाइनो और फेरेट, मतलब संलग्नी का नाम पहले लिखना है और उसके बाद केंद्रीय धात्विक परमाणु का। तो संलग्नी के नामकरण के लिए स्पेशल यहाँ बना है एक रूल, यानी कि नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड्स, मतलब नेमिंग ऑफ लिगेंड्स यानी संलग्नी का नामकरण। तो सबसे पहले आप ऋणात्मक संलग्नी का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो ऋणात्मक संलग्नी के नामकरण के लिए रूल है कि ID, IT, AT अगर ऋणात्मक संलग्नी के नाम के अंत में रहे, जैसे क्लोराइड ID आया तो E को बदलकर O में क्लोरीडो हो जाएगा। अगर नाइट्राइट नाइट्रेटो, उसके बाद ऑक्सलेट तो ऑक्सलेटो, मतलब ATE को E से हटाकर O करेंगे तो ये हो जाएगा ATO। तो कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेटो, ग्लाइसिनेट होगा तो ग्लाइसिनेटो। इस चीज को 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, नाइट्राइड है तो नाइट्रीडो, ठीक है, थायोसाइनेट है तो थायोसाइनेटो। तो ये था ऋणात्मक संलग्नी के लिए। बड़ा बड़ा संलग्नी भी देख सकते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रास्टेट एक बहुतंतुक संलग्नी है, इसका नाम बदलकर हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, यानी ATE बदलकर ATO हो गया। अब हम बात करते हैं धनात्मक संलग्नी के लिए। धनात्मक संलग्नी के नाम के अंत में IUM लगता है, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, ग्लोरोनियम। उदासीन संलग्नी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं PS3 के लिए फास्फीन, CS के लिए थायोकार्बोनाइल, ये अगर पायरिडीन है तो पायरिडीन, ये ट्राइफिनाइल फास्फीन है तो ट्राइफिनाइल फास्फीन, ये इथिलीन डायमीन है तो इथिलीन डायमीन, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ अपवाद स्वरूप संलग्नी होता है जिसके नाम को आप याद करना पड़ता है क्योंकि IUPAC द्वारा रिकमेंड किया गया है। जैसे H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, NO के लिए नाइट्रोसाइल, CO के लिए कार्बोनाइल और CS के लिए थायोकार्बोनाइल। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि किसी संकुल में एक से अधिक प्रकार के संलग्नी वर्तमान होते हैं। एक से अधिक प्रकार के, जैसे देख सकते हैं समन्वय परिसर में 3 तरह का संलग्नी आया है। तो यहाँ NH3 का नाम एमीन होता है, A से शुरू होगा, क्लोरो का C से शुरू होगा, नाइट्रो का N से, तो इसका नाम हो जाएगा पहले, इसका नाम हो जाएगा एमीन, तब क्लोरो, तब नाइट्रो और उसके बाद कोबाल्ट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालने पर 2 आता है, +1 आता है, +1, और ये यहाँ पर निकाल कर दिखाया गया है, देख लीजिए X, ये 0, ये Cl का -1, NO2 का -1 और उसके बाद +1, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए X बराबर +1 और +2 यानी +3 आया, तो कोबाल्ट 3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर बिना निकाले आप नहीं इसको लिख सकते हैं। ध्यान दिया जाए, K4FeCN का होल 6, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि जब मतलब किसी समन्वय परिसर में संलग्नी, एक ही प्रकार का संलग्नी 2 बार आए तो उसके नाम के आगे डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, तो यहाँ 6 बार आया है तो क्या लिखेंगे? तो एक ही प्रकार का संलग्नी अगर एक से अधिक बार आए तो डाई, ट्राई, टेट्रा प्रेफिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाम लिखने में नियम का पहले अनुसरण करेंगे। पहले ये धनात्मक भाग का नाम आएगा तो पोटेशियम लिख दिए, अब उसके बाद ये 6 बार आया तो हेक्सासाइनो लिख दिए, और ये संकुल ऋणात्मक है, बाद में आने वाला संकुल ऋणात्मक होता है। समन्वय परिसर में अगर समन्वय परिसर बाद में आ रहा है,
आयनन परिसर पहले आ गया और तब समन्वय परिसर आ रहा है, इसका मतलब ये संकुल ऋणात्मक है और ये हो जाएगा फेरेट। कोबाल्ट नहीं होगा कोबाल्टेट, जिंक नहीं होगा जिंकेट, तो केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के साथ ATE लग जाएगा, तो यहाँ पर फेरेट हो गया। और ऑक्सीकरण संख्या आप देख सकते कैसे निकाला गया है, पोटेशियम का बता दीजिए +1 × 4, आयरन के लिए x और Cn के लिए -1 × 6, और पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर +2, तो फेरेट 2। ये सभी पिछले लेक्चर में भी समझाया गया था, फिर से रिकैप देते हुए ये पूरा क्लास कंप्लीट किया जाएगा। रूल नंबर 6, यदि संलग्नी के नाम में ही डाई ट्राई हो, जैसे बहुत सारा संलग्नी आपने पीछे देखा जिसके नाम में ही पहले से डाई ट्राई प्रेजेंट था, तो ये सभी संलग्नी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ टेट्रा लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए इथिलीन डाइएमीन, इसमें डाई लगा हुआ है, तो जब संलग्नी के नाम में ही डाई ट्राई लगा रहे तो उसकी संख्या को संबोधित करने के लिए 20, 30 ये सभी पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए एक एग्जाम्पल, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए NiEN का होल थ्राइस, EN क्या है, इथिलीन डाइएमीन का संक्षिप्त रूप है, तो इथिलीन डाइएमीन कहिए चाहे इथेन 1,2 डाइएमीन, आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ कर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका नाम कैसे इथेन 1,2 डाइएमीन पड़ा, 1 2 1 पर भी अमीन 2 पर भी अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस। ट्राई लिखना गलत, क्यों, क्योंकि इसके नाम में ही डाई है, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इसमें डाई आ गया, इसी के चलते यहाँ ट्राई लिखना गलत, ट्राई के बदले में क्या लिखेंगे ट्रिस। तो जब संलग्नी के नाम में ही डाई ट्राई रहे तो वहां हम इन सभी पूर्व लग्न का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7, यदि संकुल ऋणात्मक हो, संकुल ऋणात्मक हो, देखिए ऋणात्मक संकुल है, इससे पहले भी आया था, अभी बताया है, संकुल ऋणात्मक रहेगा तो धातु के नाम को बदल कर कॉपर नहीं क्यूपरेट, जिंक नहीं जिंकेट, प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट, सिल्वर नहीं अर्जेंटेट, गोल्ड नहीं ऑरेट लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए इसका नाम हेक्सा फ्लोरो, फ्लोरो भी सही, फ्लोरिडो भी सही, हेक्सा फ्लोरिडो, आयरन नहीं लिखेंगे फेरेट लिखेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर सामने निकाल दे रहे हैं, x -1 × 6 बराबर -3, सॉल्व करने पर आ रहा है -3 + 6 + 3 आया +3, ठीक है। अब हम यहाँ आज का क्लास देने जा रहे हैं, ये था रिकैप पिछले लेक्चर का। आज का पढ़ाई अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। रिकैप के साथ हमने क्लास दिया आज रूल नंबर 8, ध्यान से देखा जाए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो आप पहले से जान गए वही कह रहा है कि आप जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम, समन्वय परिसर का नाम लिखते हैं तो अंत में केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के बगल में छोटा कोष्ठ में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो यही बात यहाँ पर है, इसको प्रैक्टिस कर लिया जाए जल्दी से अलग से बता दीजिए, यहीं पर इसका नाम बताने का प्रयास करिए। चलिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट कब कहेंगे, जब C बड़ा रहेगा वो छोटा, यहाँ दोनों बराबर है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये संलग्नी है, तो 4 बार संलग्नी के लिए क्या लिखते हैं आप लोग, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, और उसके बाद निकेल, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, जरा ध्यान देंगे। और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो X कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान देंगे, इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 आता है। D&A ब्लॉक पढ़ते समय भी आप FeCO का होल 5, NiCO का होल 4, ये सब में निकेल और आयरन का 0 देखे थे। तो जल्दी से इसका नाम बोल दीजिए पूरा, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिला कि हमेशा ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या द्वारा केंद्रीय धात्विक परमाणु के नाम के बगल में छोटा कोष्ठ में लिखना है। अगर आप समझ गए तो जल्दी से इस कंपाउंड का नाम बताइए, FeCO का होल 5, स्टार्ट, पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल फेरेट लिखना गलत, क्योंकि ये उदासीन संकुल है, जब ऋणात्मक रहेगा तब फेरेट बोलना है। आयरन 0, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 8, समझने वाला रूल अब आ चुका है, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट। और इस वाले कंपाउंड का नाम बोल दिया जाए, पहले पढ़ लेंगे पोटेशियम, उसके बाद पहले एमीन का नाम, तब क्लोरो, क्लोरो कितना बार है, पेंटा क्लोरो, और उसके बाद प्लेटिनेट, क्यों प्लेटिनेट हुआ, क्योंकि ऋणात्मक संकुल है, बाद में संकुल आया है निगेटिव है, और उसके बाद ये लिख दिया, और तब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकाल कर लिखेंगे।
ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल कर यहाँ चेक कर लिया जाए। बोला जाए पोटेशियम का, प्लेटिनम का निकालना है। NH3 0, Cl का -1 इंटू बराबर 0, तो x इक्वल ये हो गया 5 और ये 2 कितना घट गया 4, प्लेटिनम 4, प्लेटिनेट 4। अब हम लोग आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? रूल नंबर 9, 10 और 11। ध्यान से समझिएगा। ज्यामितीय समावयवी का नामकरण, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं कि ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं। एक दो रूप प्रदर्शित करते हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। याद दिला दे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब दो समान परमाणु या समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के एक ही ओर होते हैं तो यौगिक के उस फॉर्म को सिस फॉर्म, और जब दो समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के अपोजिट साइड में स्थित होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म। तो ध्यान देंगे, एकदम इसी के तर्ज पर आप संलग्नी का कॉन्सेप्ट यहां लेकर आएंगे। जब दो समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के एक ही ओर, या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट 90 डिग्री पर प्रेजेंट हो, 90 डिग्री पर प्रेजेंट हो, तो यौगिक के इस फॉर्म को सिस फॉर्म कहेंगे। जटिल यौगिक के इस फॉर्म को क्या कहेंगे? पहचानने का दो नियम, जब दो समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के एक ही ओर हो या 90 डिग्री पर हो तो ये सिस फॉर्म, और जब 180 डिग्री पर हो ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे के विपरीत ओर हो ट्रांसफॉर्म। ये तो था इसका परिचय कि ज्यामितीय समावयवी का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो इतना नॉलेज होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नामकरण। तो इसका नाम लिखने के लिए आप सभी स्टूडेंट को सीखना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जो आपको आता है अपना कैपेसिटी दिखाइए। चलिए, सबसे पहले 2 एमीन है, फिर 2 क्लोरीन है और प्लेटिनम। स्टार्ट। डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और उसके बाद यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर चेक करेंगे। तो देखिए इस दोनों का लिख दिए 0 × 2, प्लेटिनम का x, Cl का -1 × 2 बराबर 0। सॉल्व करने पर तो प्लेटिनम 2। अब यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इस ज्यामितीय समावयवी का फॉर्म बताना है। तो यहाँ से देखकर पता चला कि सिस फॉर्म है, तो इसके नाम के आगे पूर्व लग्न, जिसको प्रेफिक्स बोलते हैं, सिस का यूज होगा। कैसे जाने? इसके संरचना से। अब इसको देखिए, इसके और इसके नाम में बस थोड़ा सा फर्क है कि इसके नाम के आगे सिस लिखा है और इसके नाम के आगे, तो एक बार फिर से इसका नाम पहले लिखेंगे डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम, प्लेटिनम 2, और उसके आगे लिखा जाएगा ट्रांस। ट्रांस लिखकर हाइफन। ये ट्रांस इशारा है कि दो समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के विपरीत ओर है, 180 डिग्री पर है। तो यही कॉन्सेप्ट आपने अपने क्लास नोट्स में लिखा है, जो देख लीजिए बढ़िया से। जब दो समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के एक ही ओर हो स्थित हो तो उसको, उस ज्यामितीय समावयवी के इस फॉर्म को सिस फॉर्म कहते हैं, और उस जटिल यौगिक के नाम के आगे सिस पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। जब दो समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन के विपरीत ओर या 180 डिग्री पर स्थित हो तो ज्यामितीय समावयवी की इस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म, और यौगिक के नाम के आगे ट्रांस पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? अब सिस, डाईएमीन, डाईक्लोरो, प्लेटिनम 2, और ये ट्रांस हो गया। ठीक है। अब उससे भी ज्यादा समझने वाला रूल आपके सामने आ गया है, रूल नंबर 10, प्रकाशीय समावयवियों का नामकरण। याद करिए, प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े थे। यौगिक वैसे समावयवी जिसका अणु सूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक एवं रासायनिक गुण तक समान होता है, लेकिन प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होता है। तो इससे समावयवी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय समावयवी। और यह घटना प्रकाशीय समावयवता। ये प्रकाशीय समावयवी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 फॉर्म प्रदर्शित कर रहे थे, डेक्स्ट्रोफॉर्म, लिवोफॉर्म, मेजोफॉर्म, रेसमिक फॉर्म। लेकिन यहाँ 2 फॉर्म का अध्ययन करना है, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लिवोफॉर्म, दक्षिणावर्त घूर्णक और वामावर्त, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। तो वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, उसको डेक्स्ट्रोफॉर्म वाला
समय भी कहते हैं, और जो बाईं ओर मुड़ता है उसको लिवो फॉर्म, एल फॉर्म, माइनस फॉर्म कहते हैं। कुछ याद आया? तो दो प्रेफिक्स, दो पूर्व लग्न का प्रयोग होगा, एक डेक्स्ट्रो एक लिवो। तो सवाल उठता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा कि बाईं ओर घुमाएगा? तो सूत्र में ही सब कुछ दिया रहेगा, आपको देखने का क्षमता होना चाहिए। इसके आगे देखिए लिखा है, इशारा कर रहा है कि हम डेक्स्ट्रो फॉर्म के हैं, डी फॉर्म के हैं। तो इस सूत्र को बढ़िया से देखकर आपको नामकरण अब सीखना है। उससे पहले थोड़ा सा जानना था कि यदि कोई संकुल दक्षिण ध्रुव गुणक होता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? डेक्स्ट्रो या डी या प्लस। अगर वाम ध्रुव गुणक होता है तो उसके नाम के आगे लिवो, एल या माइनस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है सिखा रहे हैं। देखिए, कंपाउंड जो है डेक्स्ट्रोटरी फॉर्म का, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखा जाए फ्रेश। क्या था बोलिए यौगिक, क्या था? रूल नंबर 10, DK3 क्रोमियम C2O4 का होल थ्राइस। वर्ड पर ध्यान दिया जाए बढ़िया से। सबसे पहले जितना रूल हम लोग पढ़ लिए उस नॉलेज का यूज करके इसका नाम लिखवाइए। सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा? पोटेशियम लिखा जाएगा कि ट्राई पोटेशियम? तो कल समझाए थे कि आयनन परिसर में कोई भी समूह दो या तीन या चार बार आता है तो उसके आगे डाई ट्राई का यूज। और अब स्पेस, यह स्पेस इशारा है, जगह छोड़ना इशारा है कि अब समन्वय परिसर का नाम आ रहा है। और अब इसके नाम के आगे डेक्स्ट्रो लिखकर तब शुरुआत करना होगा। ये कहाँ से पता चला? यहाँ से। या फिर प्लस लिखना होगा या तो डी लिखना होगा। और अब इसका नाम ये क्या है पहचानिए। पहले संलग्नी का नाम ऑक्सलेट कितना बनाया है? ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। और उसके बाद ये क्रोमियम, क्रोमेट होगा कि क्रोमियम? क्रोमेट। क्यों क्रोमेट होगा? क्योंकि ये ऋणात्मक संकुल है। कैसे जाने? ये धनात्मक है तो ये क्या है? वो आगे आने का मतलब है ये अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, और ये निगेटिव, क्रोमेट। और अब ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी स्टूडेंट निकलवाएंगे। बोलिए, क्षारीय धातु का +1 होता है × 3, क्रोमियम का निकालना है C2O4 ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन ये रहा। कितना माइनस चार्ज है? किसी आयन पर चार्ज उस पर उपस्थित आवेश के, मतलब किसी आयन का ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो जल्दी बोलिए, कितना से मल्टीप्लाई? बराबर। चलिए सॉल्व करवाइए, बोलिए जल्दी से। +6 - 3 कितना आया? +3। तो +3 तो क्रोमेट क्या लिखाएगा? 3। इसमें क्या सीखने के लिए मिला कि हम अगर दक्षिण ध्रुवण गुणक रहेगा तो डेक्स्ट्रो लिखेंगे और वाम ध्रुवण गुणक रहेगा लिवो लिखेंगे। प्रकाशित समय का कितना फॉर्म जटिल यौगिकों द्वारा दिखाया जाता है? 2, एक डेक्स्ट्रो एक लिवो। अभी तक का सबसे ज्यादा समझने वाला रूल आपके सामने आ चुका है, बहुनाभिकीय संकुल का नामकरण। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट ये जानेंगे आज कि बहुनाभिकीय संकुल क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अभी 4-5 दिन से जो आपने क्लास किया, आपको ऐसा संकुल केवल दिखाई दिया, ऐसा जटिल यौगिक दिखाई दिया जिसमें केवल एक केंद्रीय धात्विक परमाणु आ रहा था। अब एक से अधिक, अगर जहां केंद्रीय धात्विक परमाणु आया तो हम कहेंगे कि ये संकुल तो है लेकिन बहुनाभिकीय संकुल है, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तो क्या है इसका परिभाषा? वैसे जटिल यौगिक जिसमें एक से अधिक केंद्रीय धात्विक परमाणु स्थित होते हैं। यही है पहचानने का सबसे बड़ा नियम। और दूसरा नियम क्या है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वैसे संकुल है जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 बल्कि लगभग सेतु संलग्नी भी वर्तमान होता है। ये सेतु संलग्नी क्या होता है? तो पहले बहुनाभिकीय संकुल पहले डिफाइन कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। वैसे संकुल जिसमें एक से अधिक केंद्रीय धात्विक परमाणु स्थित होते हैं
कहलाता है बहुनाभिकीय संकुल। और अब इसमें सेतु संलग्नी क्या है, तो देख लीजिए, इस दो जटिल यौगिक के भाग को, ये जटिल यौगिक के भाग को ये वाला संलग्नी क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है। तो वह संलग्नी जो एक साथ दो केंद्रीय धात्विक परमाणु से जुड़ा होता है, दो केंद्रीय धात्विक परमाणु को जोड़ता है, कहलाता है सेतु संलग्नी। तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, वैसी संलग्नी जो एक ही साथ दो केंद्रीय धात्विक परमाणु से जुड़ा होता है, सेतु संलग्नी कहलाता है। कभी भी इसका नामकरण करना होता है तो सेतु संलग्नी के नाम के आगे म्यू लगा दिया जाता है। ये म्यू इशारा है कि ये साधारण संलग्नी नहीं है। आप बहुत तरह का संलग्नी पढ़कर आ गए हैं, एकल दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, किलेटिंग संलग्नी, उभयदंतुक संलग्नी, धनात्मक संलग्नी, ऋणात्मक संलग्नी, लेकिन ये संलग्नी सेतु संलग्नी है। इस बात को समझाने के लिए इसके नाम के आगे क्या लिख देंगे, म्यू। अब इस तरह के यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, बारीकी से आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सीखेंगे। इसको बताने से पहले हमने क्या क्या समझाया, बहुनाभिकीय संकुल क्या होता है, सेतु संलग्नी क्या होता है, और सेतु संलग्नी के नामकरण करते समय उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं। चलिए, तो अब एक बहुनाभिकीय संकुल का हम लोग नामकरण करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस यौगिक का नामकरण करने से पहले सबसे पहले क्या है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहला काम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको अगर ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालने आता है तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आप सब नाम सही सही लिख देंगे और अंत में रोमन संख्या में जो ऑक्सीकरण संख्या लिखना है वो गलत लिख दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ऑक्सीकरण संख्या वाला पोर्शन मजबूत कर लीजिए। D&F ब्लॉक चैप्टर में भी जरूरत है, ऑक्सीकरण संख्या नाम का एक टॉपिक है, ऑक्सीकरण अवस्था बल्कि, और उसके बाद यहाँ भी, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको सीख लीजिए। अब जल्दी से हमको यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकलवाइए। पहले निकलवाने से पहले जल्दी जल्दी बोलिए। NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0, CO का निकालना है X, NH2 क्या है, ये सेतु संलग्नी एमिडो NH2 माइनस होता है, निकाल कर देख सकते हैं, ऋणात्मक संलग्नी के लिस्ट में मिलेगा। NO2 ये नाइट्रो, NO2 माइनस -1, CO X और NH3 0, NO3 ये नाइट्रेट आयन है, संलग्नी नहीं है, आयन के रूप में है, तो NO3 -1 होता है, तो -1 शुरू से बोलिए अब। 0 × 4 CO का X, एमिडो -1, नाइट्रो -1, CO X, NH3 0 × 4, ठीक है, 0 × 4 प्लस -1 × 4 बराबर, और अब चेक किया जाए, XX 2x -4 है, इधर आएगा +4, इधर -2 है आएगा, ये -4 इधर आएगा, ठीक है, +4 हो गया, और ये +2, तो x बराबर हो गया 6/2, 3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम कोबाल्ट का निकाल लिए। अब नामकरण के लिए जो टेक्निक हम आप सभी स्टूडेंट को बता रहे हैं, अच्छे से सभी स्टूडेंट ध्यान जरूर देंगे। और ये टेक्निक क्या है कि आप इस यौगिक को 4 भाग में देखेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। पहले भाग पर अपना ध्यान अपना केंद्रित कीजिए और इतना केवल अपना ध्यान लगाकर बोलने का प्रयास कीजिए। आपको सब माइंड में आपका अपडेट है कि पहले किसका नाम लिखते हैं, संलग्नी का, उसके बाद केंद्रित धातु। बोलिए, डरना मना है, बोलिए। टेट्राएमीन, कोबाल्ट, कहीं भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या अभी तुरंत निकाले हैं 3 हो गया। अब यहां पर देखिए सेतु संलग्नी आ गया, तो पहले लिखाएगा एमिडो और नाइट्रो में एमिडो का ए, जिसका नाम अल्फाबेट में पहले वही पहले आएगा, म्यू एमिडो
और इसी का नाम म्यू। तो अभी तक हम लोग दूसरा पार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से सटाकर पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 और स्पेस, स्पेस क्यों? क्योंकि समन्वय परिसर का नाम खत्म। आयनन परिसर 4 बार आया है। टेट्रा नाइट्रेट लिखना गलत। आयनन परिसर में कोई भी समूह रहता है उसके नाम के आगे डाइट्राई नहीं लिखता है, लिखा जाता है नाइट्रेट। समझ गए आप लोग? हाई कैपेसिटी लिख सकते हैं अपने से, तो झूठ तो नहीं बोले होंगे, तो मिटा दे रहे लिख लेंगे आप लोग। चलिए बोलिए एक बार बोलकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। स्टार्ट। कोबाल्ट म्यू एमिडो टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो। अब यहीं पर टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। दिक्कत है? तो ये था आपका कैपेसिटी इस चैप्टर का। आप इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिनिश किए। नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट को करना क्या है, इस 11 रूल को एक बार फिर से देखना और देखने के बाद आपको एक पेन और पेपर और अपना मोबाइल या बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है लेकर बैठ जाना है। मोबाइल पर अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बहुत सारे कंपाउंड का लिस्ट आ जाएगा। एक तरफ फार्मूला आएगा, एक तरफ नाम आएगा। अगर हम 3 दिन के इस क्लास में या 2 दिन के लेक्चर में या एक सिंगल लेक्चर में आपको उस लायक बना दिए कि आप इन सभी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, तो आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है हर एग्जाम में। आप उसको अच्छे से आज भर में कंप्लीट कर लीजिए। लगभग हमारे तरफ से होमवर्क है 150 कंपाउंड का नाम और फार्मूला लिखकर प्रैक्टिस करना है। जहां कुछ नया कॉन्सेप्ट आए कल आकर अपने डाउट क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पूछिए। और अगर कर लिए तो इस चैप्टर पर बेस्ट कमांड होगा। हर एग्जाम में बस फार्मूला दे देता है, नाम लिखना होता है, और नाम दे देता है, फार्मूला लिखना होता है। तो आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ध्यान से सारा चीज समझिए। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आप अगर अभी तक सबसे अच्छा आपको लगा तो आप इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।